नमस्कार मित्रों, रॉयल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए मित्रों। बिल्कुल आपके लिए आज मैं बहुत सारे शब्दों का और बहुत सारे प्रश्नों का पिटारा लेकर के आया हूँ। बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया रोचक अंदाज में, बहुत ही आनंददायी शिक्षा के साथ। यस, किरण यादव, सुमन जी, बिल्कुल आप सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आपके लिए आज के लिए मैं 2 घंटे की क्लास लेकर के आया हूँ और वो 2 जो भाग में होने वाली है, ना हो करके वो आज एक ही भाग में होगी। 4:40 तक हमारी हिंदी की क्लास चलेगी, फिर 10 मिनट का आपका विराम होगा, उसके बाद पुनः वापस क्लास आरंभ होगी। यस, बिल्कुल सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सभी को राम-राम, खमागणी, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, आज का टॉपिक बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही है। आज जो टॉपिक है आपका वो अनेकार्थक शब्द है। मैं ये दावे के साथ कह दूं आपको कि आज अनेकार्थक शब्द में जो आप पढ़ने जा रहे हो, वो किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयार हो। पहली बात, उस प्रश्न उस पाठ्य को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के। सर आज तो हिंदी पढ़ाओगे आप? बिल्कुल सर, हमेशा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और आज भी पढ़ाऊंगा। आज बिल्कुल सबको, निशा जी, नीतू जी और कौन है, देवीलाल जी, संजू, टाइगर सिटी, नमन और कौन कौन है, ये जितने भी जुड़ चुके हैं, भावना कुमावत जी, यश कुमावत जी, सभी को राम राम, खमा गणी, बहुत बढ़िया सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। यस, तनु जी भी जुड़ चुकी है। यस, सभी, सुशीला आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी कर रही है, बहुत बढ़िया। सभी को राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्ण, शुभाशीष। और आप सभी को पता है कि आज मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ, इसका कारण यही है कि हमारी छुट्टियां हो चुकी है 5 जनवरी तक, इसलिए किसी भी समय में आ सकता हूँ। कोई बंदिश नहीं है मेरे लिए। बाकी हमेशा शेड्यूल जो था वो 6 से 7 बजे का था, अब नहीं है। मैं इसीलिए आज आपके लिए 2 घंटे की क्लास लेकर के आया हूँ और हिंदी में आज जो अनेकार्थक का जो टॉपिक है उसे मैं पूर्ण करा के जाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, मैं एमसीक्यू के साथ आपको थ्योरिकल पार्ट, सैद्धांतिक जो पार्ट है वो भी पढ़ाऊंगा। और बढ़िया तरीके से हम 4 या 5 प्रश्न के बाद हम कुछ अनेकार्थक के बारे में बात करेंगे। हर 4 या 5 प्रश्न के बाद हम अनेकार्थक जो है उन पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर आपको कितनी, क्या कहना चाह रहे हो भैया? ये एक मिनट सर, क्या कहना, कमेंट पढ़ने देना। सिकर की पावन तरह से, बहुत बढ़िया। एक सर आपको कितनी, क्या कहना, एक प्रश्न ऊपर कितनी खुशी हो रही है? मुझे खुशी होगी बिल्कुल। क्या आपको मैं 2 घंटे समय दे रहा हूँ, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। आपको भी खुशी होनी चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए कि मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना? तो अच्छी बात है। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ने से पहले मैं अनेकार्थक क्या होते हैं इसके बारे में एक सामान्य जानकारी पहले दे देता हूं, ताकि आपको पता। अब आपको कमेंट नहीं करने हैं, अब आपको सिर्फ मुझे पढ़ना है, सुनना है। चलिए थोड़ी बात कर लेता हूं मैं। अनेकार्थक का कंसेप्ट क्या है? ये एक शब्द है अनेकार्थक का, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ठीक रहेगा। अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े क्या होंगे? अनेक धन अर्थ। अनेक धन अर्थ से बनता है अनेकार्थक। यानी एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, क्योंकि अगर हमें शब्द के बारे में नहीं पता है तो फिर हम बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। ये बहुत ही पेचीदगी वाला टॉपिक है। इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची का कंसेप्ट अलग है और ये अनेकार्थक का कंसेप्ट अलग है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ है। जैसे ये बात कर लेते हैं कर, ये एक शब्द है कर। इस कर का क्या अर्थ हो सकता है? कर के कई अर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर के बारे में। कर का मतलब है करना। कर का मीनिंग है करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डू। जैसे ऐसा हम कहते हैं, तो ऐसा कर 2 कप मेरे लिए चाय बना दे। कर यानी कार्य को करने वाला, क्रिया है कर यानी करना, ठीक है। इसी प्रकार कर का मतलब क्या होता है? टैक्स, जिसे हम लगान कहते हैं। कर का मीनिंग क्या होता है? टैक्स या लगान, ठीक है। कर, तो कर होगा आय पे लगने वाला कर, आय कर कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें कर का मीनिंग, तो कर का मीनिंग क्या होता है? किरण भी होता है। जैसे दिन कर, दिन में जो किरणें फैलाता है, कौन होता है दिनकर? सूर्य होता है। दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, कर, ठीक है। इसी प्रकार कर का मतलब होता है हाथ। कर का मीनिंग क्या होता है? हाथ।
कर यानी हाथ, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर, कर का मीनिंग हाथ होता है। ये देखिए एक नया अच्छा शब्द मिला आपको, कर यानी हाथ। और कर का मीनिंग क्या होता है? सूंड। और हाथी की जो सूंड होती है उसे भी हम कर कहते हैं। तो इतने सारे कर के अर्थ हो गए। इसका मतलब ये हुआ, जब शब्द एक हो और अर्थ जब अनेक हो, तब वहां हिंदी में एक अलंकार होता है मित्रों, और वो अलंकार होता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहां आपको हो सकता है पेपर सेटर आपको कभी अलंकार के बारे में भी पूछ ले, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अनेकार्थक शब्द जिसका कोश विस्तृत होगा, व्यापक होगा, अच्छे शब्द जिसके पास संग्रह होगा, तो वो श्लेष अलंकार में निपुण हो सकता है। वो कवि की बात को समझ सकता है। जैसे मैं बात करूं तो कवि ने एक कहा था कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी शब्द एक बार आया, लेकिन मोती, मानस और चून तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। जहां गांठ ता रस नहीं, ये सब जानत कोई। गांठ एक बार आया, लेकिन इसके दो अर्थ होते हैं। गांठ क्या होती है? मनमुटाव। किसी के मन में गांठ पड़ जाती है, जिसे मनमुटाव कहते हैं, वहां आनंद नहीं होता, वहां रस की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है? इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जहां गांठ ता रस नहीं, ये सब जानत कोई। लेकिन एक और बात है, एक शुगर कैन होता है, आप सभी को जानते हो, गन्ना होता है शुगर कैन, जिसको हम शुगर कैन कहते हैं। वहां गांठ होती है, वहां रस नहीं होता। अब यहाँ गांठ का मतलब है गन्ने की पोर, रस का मतलब है तरल पदार्थ। तो इस हिसाब से देखें तो गांठ के दो अर्थ हो गए। गांठ शब्द के, गांठ का मतलब होता है एक तो गन्ने की पोर, गन्ने की पोर जहां रस नहीं होता, और गांठ का मतलब मनमुटाव, मन मुटाव। इसी प्रकार रस के भी दो अर्थ हो गए। रस का मतलब गन्ने के लिए तो आ गया, रस का मतलब तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। और रस का मतलब आनंद, रस का मीनिंग क्या हो गया? आनंद। रस आ गया, आनंद आ गया। हम जब फिल्म देखने जाते हैं, जब हम कोई अच्छा सा नाटक देखते हैं, जब कोई हम सर्कस का कोई खेल देखते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलता है, और उसके बाद हम कहते हैं वाह मजा आ गया, वो आनंद है, वो रस की अनुभूति है। तो ये अर्थ है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं और संदर्भ के अनुसार जब उन्हें ग्रहण किया जाता है, तो वो अनेकार्थक की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, देखिए जो पढ़ाया उसी में से आ गया। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह होगा। कर, बिल्कुल। चलिए सर शेड्यूल सही नहीं है। हाँ, आपके चरणों में प्रणाम। बिल्कुल सभी को नमस्कार। सर ये टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है, है सिलेबस में अनेकार्थक शब्द, किसने कहा नहीं है? एक बार पाठ्यक्रम चेक करें आप। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आएगा अनेकार्थक, उपयुक्त अनेकार्थक का। बिल्कुल सही आंसर बताना है। बहुत सौ के सही आंसर मिल चुके हैं मुझे कि कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह क्या होगा। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक, बहुत सौ के उत्तर बढ़िया बढ़िया मिले। उसका कारण ये है कि उन्होंने पढ़ाई अच्छी कर रखी है, और अभी मैंने जो पढ़ाया उसमें उन्होंने बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ा है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं इस। यस, तो कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब किरण, कर का मतलब करना, ठीक है? ये तो अर्थ हो गए कर के, यही राइट होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा दिया, देखिए कर का मीनिंग करना, कर का मीनिंग लगान, कर यानी किरण, कर यानी हाथ, कर यानी सूंड, ये सब आ गए, ठीक है? यही तो बता रहे कर। लेकिन यहाँ देखिए सुधाकर, सुधा को जो संभव करता है वो कौन होता है बेटा? चंद्रमा होता है। और दिवाकर जो दिन में किरणें फैलाता है वो कौन होता है? सूर्य करता है। हिमकर, हिम में शीतलता रूपी जो किरणें बिखेरता है वो कौन होता है? वो चंद्रमा होता है। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो कर का क्या अर्थ होता है? कर का मीनिंग हाथ, किरण और करना, जिसने श्रीमान जी जांच ली, सिलेबस में नहीं है, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं।
ठीक है, अनेकार्थक समूह। एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं उसे हम अनेकार्थक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो बिंदु है उस पर बात करते हैं। प्रश्न पर, वाणी के अनेकार्थक नहीं है, वचन, सरस्वती, तीर या रसना। देखिए, पढ़िए, इसका आंसर बताइए फटाफट, एक बार पढ़ लीजिए। वाणी वाणी के अनेकार्थक नहीं है, वाणी के अनेकार्थक वचन, सरस्वती, तीर, रचना। तो वाणी की बात करते हैं, वाणी बोलने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। वाणी सरस्वती को भी कहा जाता है, वाणी रचना। रचना का मतलब क्या होता है? जीभ। रचना का मतलब क्या होता है? जीभ, और बोलने के काम आती है, वही वाणी है। क्या ठीक है? इस हिसाब से तीर जो है वो नहीं होता। और ये उत्तर जिसने भी दिया उन सब का उत्तर सही है, उन सब का उत्तर सही है। ठीक है, तीर उत्तर सही होगा, तीर जो उत्तर दिया है वो सही होगा, बिल्कुल। चलिए, दूसरा उत्तर लगभग सबका सही है। शक्ति शब्द का अनेकार्थी है, यानी कि शक्ति जो शब्द है वो किस किस रूप में प्रयुक्त होता है? शिवा या लक्ष्मी के रूप में, शक्ति दुर्गा के रूप में, शिव या सांप के रूप में, या स्त्री या हनुमान के रूप में? जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए फटाफट, और मैं स्क्रीन से थोड़ी देर हट जाता हूं, देख लीजिए फटाफट इसको। शक्ति शब्द का अनेकार्थी क्या होना चाहिए? शक्ति, बिल्कुल। बहुत सौ का उत्तर सही है, बहुत सौ का उत्तर सही है। शक्ति जो है वो शक्ति तो है ही है, और दुर्गा। देखो, शक्ति, शक्ति का मतलब ताकत, वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो पूर्ण ताकत के साथ तैयारी कर रहा है, तो शक्ति। और दुर्गा को भी कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु, तो है ना, तो दुर्गा को कहते हैं शक्ति, कहते हैं दुर्गा। बहुत सीधे सर अनेकार्थक शब्द, हाँ बहुत सीधे हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, मोर, सर्प, मोर, सर्प और चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। मोर, सर्प, बिल्कुल। अनेकार्थक का देखिए, एक शब्द ऐसा है जिसको मोर भी कहते हैं, उसी शब्द को हम सर्प भी कहते हैं, और उसी का मतलब चातक पक्षी भी होता है। ऐसा कौन सा उत्तर है? सही आंसर बताएं। बहुत से हैं उत्तर बता रहे हैं पर गलत बता रहे हैं, उत्तर सही नहीं है। बिल्कुल, हर्षित, आपका उत्तर सही है, बिल्कुल। और कौन है? विक्की जी, बिल्कुल। कमल जी, आपका उत्तर भी सही है। पंकज, नहीं बेटा, आपका उत्तर सही नहीं जा रहा है। यश, आशा, गुर्जर, आपका उत्तर सही है। और कौन है? अमित जी, गलत उत्तर है। विकास, आपका उत्तर सही जा रहा। पूजा और जानवी, आपका उत्तर गलत जा रहा बेटा। चलिए, भीम जी, आपका उत्तर भी गलत जा रहा। अमित जी, नीतू, आपका उत्तर सही जा रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सहदेव जी, लगभग लगभग कुछ उत्तर सही जा रहे हैं, कुछ गलत जा रहे हैं। 50-50% चल रहा मामला। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका इन सब के लिए, इन सब के लिए एक ही है, और वो है सारंग। देखिए, सारंग, सारंग जो शब्द है, शब्दकोश में इसके 27 अर्थ बताए गए। शब्दकोश में सारंग के 27 अर्थ हैं मित्रों। सारंग ले, सारंग चरी, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले, सारंग दरियो, सारंग सारंग माए। तो सारंग कितनी बार आया? हर बार सारंग अलग है, हर बार सारंग का मीनिंग अलग होता है मित्रों, बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखें, सारंग ले, सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले, सारंग दरियो, सारंग सारंग माए। तो ध्यान रखना है, ये सारंग ही का मतलब मोर होता है, सारंग का मतलब सर्प होता है, और सारंग का मतलब चातक भी होता है। और सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं जो हम आगे अपने पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ओ या देखिए, क्या गजब बात हो गई, पढ़ाने के बाद तुरंत क्वेश्चन आ रहे हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, मैंने कभी पढ़े नहीं या नहीं कर फिर भी सोच रहा हूँ, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। तो सारंग के अनेकार्थक क्या क्या होंगे वो बताना जल्दी से, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ फटाफट। सारंग के का अनेकार्थक कौन है, यानी कि सारंग किस किस के लिए प्रयुक्त होता है, सारंग किस किस के लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। सारंग, या निर्मला चौधरी जी बता रहे हैं एक गलत है, अच्छा स्किप भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस प्रश्न को स्किप किया जा सकता है क्योंकि यहाँ गलती की संभावना बन सकती है। सोनाली जी उत्तर राइट है, और राजीव जी आपका उत्तर राइट है, आदित्य जी गलत है उत्तर, सोनाली बिल्कुल राइट है, हर्षित जी आपका उत्तर सही है, दीपक और कौन है उत्पल, सुप्रिया जी आपका उत्तर गलत है, राजीव जी आपका उत्तर सही है, और अर्जुन जी आपका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। उत्तर नहीं दे रहे हो आप, अपने गांव की बात बता रहे हो, कोई मतलब नहीं है उससे। फिलहाल तो सुमन जी उत्तर गलत है, यश जिशा कुमावत जी बिल्कुल, राजू सेन जी आपका उत्तर भी सही है, बहुत बढ़िया। सही सही का प्रतिशत ज्यादा जा रहा है, लेकिन सत्येंद्र कुमार जी आपका उत्तर सही नहीं जा रहा बेटा, सही चेक करें। राकेश कुमार जी आपका भी सही नहीं है, बिल्कुल। आशु जाखड़ जी बता रहे हैं नहीं है सर, अच्छा पांचवा ऑप्शन भी बता रहे हो आप, पांचवा ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं। सुबेश सिंह जी सही है आपका उत्तर। चलिए बात करते हैं सारंग के कितने अर्थ होते हैं। तो सारंग का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा तो होता ही है। सारंग का मतलब हाथी भी होता है, सारंग का मतलब भंवरा भी होता है, सारंग का मतलब कोयल भी होता है। देख लीजिए मित्रों, इतने सारे शब्द सारंग के होते हैं, इसलिए तो दिक्कत पैदा करता है कि हमें कब कौन सा आ जाए। सारंग का मतलब चंद्रमा भी होता है, सारंग का मतलब हाथी भी होता है, सारंग का मतलब भंवरा भी होता है, और सारंग का मतलब कोयला भी कोयल, सॉरी कोयल भी होता है, कोयला नहीं, उच्चारण गलत है। चलिए अब देखिए, यह आपके लिए कुछ बातें लेकर के आया हूं ताकि आपको आनंद आए। अभी पढ़ा रहा हूं और अभी प्रश्न हो जाएंगे कि देखो अनेकार्थक क्या होते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं। अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग या किसी रूप में प्रयोग में उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हिंदी में इस प्रकार के अनेकार्थक शब्द हैं, बहुत सारे अनेकार्थक शब्द हैं। जैसे अक्षर, अक्षर, क्षर यानी क्षरण होना, अक्षर वर्णमाला के स्वर व्यंजन, आप सभी जानते हैं स्वर और व्यंजनों को अक्षर कहा जाता है। जिसका नाश नहीं होता हो, अक्षर, अक्षर क्षरण होना, नाश नहीं होता हो। परमात्मा है, ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है। सर ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ लीजिए आप, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हुआ तो आप यही पढ़ लीजिए, बस ये टॉपिक यही पढ़ा रहा हूं मैं, बस काम है, मैं इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लेकर के आया हूं। परमात्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, तप और धर्म तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। अक्षर को वर्णमाला, स्वर व्यंजन आदि को कहते हैं जिसका नाश नहीं हो। परमात्मा को, विष्णु को, तप या धर्म, इन सबको अक्षर कहा जाता है। अंक की यह आरपीएससी में सबसे ज्यादा पूछा गया है। आरपीएससी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, अंक का मतलब क्या होता है। अंक का मतलब गिनती की संख्या, एक दो तीन, ये अंक है हमारे, एक दो तीन कितने अंक है, जैसे तीन चार, ये सब अंक हैं। ये गणित की संख्या कह सकते हो आप। गोद, वेरी गुड, गोद, गोद भी होता है। सर मेवाड़ा सर बांसवाड़ा आए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आए हो तो अच्छी बात है। उनको मेरा राम राम कहें, जय श्री कृष्ण बोले बिल्कुल। और गोद, गोद जैसे देखिए हम बात करें शशांक, ये देखिए शशांक, अब शशांक के टुकड़े करें तो ये बनता है शश धन अंक। तो शश यानी खरगोश, अंक यानी क्या होता है, गोद, जो अपनी गोद में खरगोश को लेकर के बैठता है, किसको कहते हैं, शशांक, चंद्रमा को कहते हैं मित्रों। तो अंक का मतलब गोद होता है, शशांक, मृगांक, है ना, मैंने खूब पढ़ा रखा है। इसी प्रकार अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब भाग्य होता है। अंक यानी नाटक का एक भाग, जैसे नाटक का पहला भाग, नाटक का दूसरा भाग, ये भी अंक कहलाता है, बिल्कुल। इसी प्रकार ये सारे अंक है, और सबसे मैं आपको बता रहा हूं, इस लाइन को याद कर लेना मित्रों। अनेकार्थक शब्द में दूसरे नंबर की लाइन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, 14 क्वेश्चन ही सही, आपकी वजह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपके आशीर्वाद से मेरे जॉबनेट सुपरवाइजर पेपर में 14 क्वेश्चन सही है हुए, आपकी वजह से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है बेटा ये, राजू लाल यादव, बिल्कुल धन्यवाद बेटा, पढ़ते रहो और हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए हमारी कोशिश है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। अंकुश, अंकुश यानी नियंत्रण करना।
चलिए, हमारी भाषा पर नियंत्रण नहीं होता, हमारी भाषा पर अंकुश नहीं होता, हम बोलते क्या है? अंकुश यानी नियंत्रण। हाथी को हाँकने का तीखा भाला, ये ध्यान रखना मित्रों। अगले एक टॉपिक आने वाला, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको हम वन वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना मित्रों। मैं आपको बता रहा हूँ, हाथी को हाँकने के लिए जो भाला या लकड़ी काम में ली जाती है उसे अंकुश कहा जाता है। महावत जो हाथी पर बैठता है उसके हाथ में होती है। उनकी क्लास में आपकी क्लास देख रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। और दबाव, अंकुश यानी दबाव, अंकुश क्या अर्थ है? फिर अगला क्या है? अंबर। अंबर का मीनिंग आकाश। अंबर का मीनिंग क्या होता है? वस्त्र होता है। अंबर का मीनिंग क्या होता है मित्रों? वस्त्र होता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो देखिए, ये अनेकार्थक के मैंने 4 आपको अनेकार्थक पढ़ाए। इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कौन सा इसमें है? वो है 2 नंबर का। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले कुछ बातें और बिंदुओं पर कर लेते हैं। अक्ष, आंख। अक्ष का मीनिंग आंख होता है, लेकिन ज्यादातर आंख के लिए हमेशा अक्षी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार अनेकार्थक में हम इसको पढ़ते हैं। अक्ष का मतलब सूर्य। पहिए की धुरी, पहिए की धुरी, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी इतने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है ना? और ये अक्ष का मीनिंग सर्प होता है। जहां जहां ये सप्र लिखा है उसे सर्प समझना आप। और आत्मा। तो अक्ष का मीनिंग क्या हो गया? आंख, सूर्य, पहिए की धुरी या सर्प और आत्मा को कहा जाता है मित्रों। अगले देखिए, आज ये आरपीएससी में पूछा हुआ है, ये आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है मित्रों। अज, अज यानी होता ब्रह्मा, जो जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा के लिए कोई जन्म की बात नहीं कही है, जो जन्म नहीं लेता है, चाहे वो विष्णु हो चाहे शिव हो, सबके लिए प्रयुक्त हो सकता। अज यानी ब्रह्मा, अर्थात जो जन्म नहीं लेता हो। अज यानी जीव, दशरथ के पिता, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आरपीएससी में पूछा हुआ है। अज के पिता को दशरथ कहा जाता है। और दशरथ के पिता का जो नाम था, सॉरी, दशरथ के जो पिता का नाम था वो अज कहा जाता है। और बकरा, अज यानी बकरा, और अजा, अगर परीक्षा में अजा आ जाए, अजा का मीनिंग होता है बकरी। अजा का मीनिंग बकरी, मेढ़ा भी कहते हैं जिसे, मेढ़ी। ठीक है, हालांकि भेड़, भेड़ा ऐसा कह सकते हो, काम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अमृत। अमृत यानी पारा, जल। पानी को अमृत कहा गया है, जल को भी कहा गया है, दूध को भी घृत और स्वर्ण। ये एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, अक्र, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये अर्क है। अर्क का मीनिंग होता है सूर्य, याद रखना। अर्क यानी सूर्य होता है। स्फटिक भी होता है। आक, आक यानी आकड़ा, जिसको हम कहते हैं राजस्थानी में अग्नि, चमक, चिंगारी। रविवार, सूर्य का वार है रविवार, इसलिए उसे अर्कवार भी कहते हैं। इंद्र और विष्णु के संदर्भ में अर्क का प्रयोग किया जाता है। अदिति, पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता है। देवताओं की मैंने पढ़ाया था, याद हो तो, प्रत्यय में। ये जैसे अदिति है, अदिति में प्रत्यय क्या लगेगा? य, और क्या बनेगा? आदित्य, आदित्य बनता है। और एक होता है दिति, दिति में यह लगता है तो क्या बनता है? दैत्य बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देवताओं की माता जितने भी आदित्य है वो अदिति से बने हुए हैं। ठीक है, रक्षा और देवलोक, अदिति को कहते हैं वाणी। इंदु इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रमा, चंद्रमा को कहते हैं ये, और कपूर को भी कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाला वो अज है और अर्क है। ये दो तो आपको याद करने ही करने। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, मोर, सांप, बादल। अब आप बताइए, मोर, सांप, बादल, निम्न में से किसके अर्थ है? मेरे ख्याल से 28 को आरपीएससी की मीटिंग है सर, बहुत बढ़िया। सर ये संस्कृत में अजा मतलब बकरी होता है, शब्दार्थ। बिल्कुल, अजा मैंने पढ़ा लिया, बकरी यही तो पढ़ा है। अज, अज यानी बकरा, अज यानी बकरा, और अजा यानी बकरी। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल संस्कृत में होता है, अजा यानी बकरी होता है। बिल्कुल, इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 के उत्तर दीजिए फटाफट। मोर, सांप और बादल निम्न में से किसके अर्थ है? पतंग, सारंग, तुरंग, अनंग। इस प्रश्न में तो झंडे गाड़ दिए सभी ने, इस प्रश्न में तो सभी ने झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल, और सही उत्तर होगा सारंग। बिल्कुल, सारंग जो है वो मोर, सांप और बादल के लिए बना हुआ है, इसलिए यही राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारंग से संबंध नहीं है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका याद करने वाला वो सारंग है, याद कर लेना मित्रों। सारंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पपिया, कोयल, तोता और मोर। ठीक है, किसको सारंग नहीं कहते हैं? चलिए बताइए फटाफट। इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इस प्रश्न में दिक्कत हो सकती है।
बिल्कुल। चलिए इस पे बात करते हैं। तो सारंग, कोयल, तोता, मोर, पपिया, किस पूछा क्या है? आप थोड़ा सा एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ लें बेटा, नहीं तो गड़बड़ी कर लोगे आप। बिल्कुल, सारंग से संबंध नहीं है ये पूछा है, सारंग से संबंध नहीं है ये पूछा है। तो पपिया होता है उसको भी सारंग कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, तोता है ये सारंग नहीं होता, और ये राइट है। तो आप एक एक शब्द को पढ़ते रहे। सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग पपिया भी होता है, सारंग कोयल भी होता है, सारंग मोर भी होता है, सारंग बादल भी होता है, अभी पढ़ा लिया मैंने। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग दरियो, सारंग सारंग माए। बहुत ही बढ़िया जो यमक अलंकार की छटा में लिखा हुआ है, ये दोहा है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। लेकिन फिलहाल हम अगले प्रश्न पर आते हैं, और वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? अर्थात कौन सा ऐसा शब्द है कि तोताकीर होता है, बिल्कुल सही है, कि काल का मतलब नहीं है। त्रिनेत्र क्या है? त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं, तीन नेत्रों वाला त्रिनेत्र, बिल्कुल भगवान शिव को कहा जाता है। और नारियल को भी त्रिनेत्र कहते हैं, नारियल के तीन नेत्र होते हैं, इसलिए उसको नारियल को भी त्रिनेत्र कहते हैं मित्रों। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है? काल का क्या अर्थ नहीं है ये आपको बताना है। काल इनमें से समय, दशा, मृत्यु या दुर्भिक्ष? बिल्कुल, बहुत सारे उत्तर सही जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको इसमें। इस प्रश्न में क्या चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल के संबंध? देखिए काल, काल काल का मतलब समय होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, आप सभी जानते हो। जैसे भूतकाल, भविष्य काल, तो समय से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना। काल, ये उसका काल आ गया, उसकी मृत्यु होने वाली है, ये काल के मारे। काल का मतलब मृत्यु भी होता है। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। और राजस्थान में बारिश नहीं हुई है विगत कई वर्षों से, तो क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, ऐसा बोलते हैं हम, अकाल। तो काल का संबंध अकाल से भी है। इसका मतलब देखिए, समय है, मृत्यु है, और अकाल जो शब्द है उसी का समानार्थी जो शब्द है वो दुर्भिक्ष कहलाता है। दुर्भिक्ष, देखिए दुर का मीनिंग होता है कठिन, और भिक्ष यानी भिक्षा। भिक्ष से अभिप्राय क्या है? भिक्षा, भिक्षा से, अर्थात जहां भिक्षा भी नहीं मिलती हो, इतनी भयंकर त्रासदी वाली स्थिति हो, भिक्षा भी नहीं मिलती हो, यानी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता हो, तो वो अकाल की स्थिति कहलाती है। इसलिए दशा उत्तर जो है सही होगा। पूछा है कि काल का अर्थ नहीं है, काल है नहीं, समय भी होता, काल है नहीं, मृत्यु भी होता, काल है नहीं, दुर्भिक्ष भी होता। आरपीएससी एलडीसी देते क्वेश्चन 7 नंबर वाला, बिल्कुल हर्षित साहब, बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने विगत कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं का ऐसा काल भी भिक्षा न देना कठिन है, दुर्भिक्ष, बिल्कुल कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखा हुआ है, सब बिल्कुल दिमाग में क्लियर है। इसीलिए वो मैं प्रश्न लेकर के आता हूं ताकि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। बिल्कुल, चलिए छप्पनिया अकाल आप सभी जानते हो, नाम सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है? ठीक है, कीचड़, दलदल, पंचक, पाप। देखिए बिल्कुल, गणेश जी का भी त्रिनेत्र है क्या? नहीं कहते हैं वैसे गणेश जी, त्रिनेत्र पुत्र कह सकते हो आप। इस प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिए। कीचड़, दलदल, पंचक, पाप, पंख का मतलब क्या अर्थ होता है या नहीं होता है, ये पूछा गया है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे गच्चा खा गए। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे गच्चा खा गए, बिल्कुल इस प्रश्न में तो बहुत सारे गच्चा खा गए हैं। मर्जी आए जैसा उत्तर दे रहे हैं, परंतु नहीं है मित्रों, बिल्कुल ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये एक शब्द है पंख। मैं आपको बता देता हूं, दो समानांतर शब्द चलते हैं,
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं मित्रों? शब्द युग्म कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये दोनों शब्द युग्म है। पंख का मीनिंग होता है कीचड़। पंख का मीनिंग क्या होता है? कीचड़, अर्थात नम मिट्टी, गादा, गिल्ली मिट्टी जिसको हम कहते हैं। और पंख यानी क्या होता है? डेना। डेना यानी कि पर बोलते हैं, चिड़िया के जो पर होते हैं उसे पंख कहते हैं। पंख होते तो उड़ाती रहे, यानी कि पंख पर को कहा जाता है। अब बात ये होती है कि पंख यानी कीचड़ है। अगर इस शब्द का हमें ज्ञान है तो आप देखिए एक शब्द का अर्थ भी बता सकते हो। यह है पंकज। पंकज। अब यहाँ ज प्रत्यय है, पंख यानी कीचड़, अर्थात जो कीचड़ से जन्म लेता है। और कीचड़ से जन्म कौन लेता है मित्रों? कमल लेता है। कौन लेता है? कमल। तो पंकज का मीनिंग क्या हो गया? कमल। अब इसके बाद इस पंख को, तो हम बात कर रहे हैं पंख के अर्थ की, तो पंख यानी क्या होगा? कीचड़। और जहां कीचड़ होगा वो किसका रूप ले लेगा? दलदल का रूप ले लेगा। तो दलदल गीली मिट्टी हो जाएगी, उसको भी दलदल है। और कहते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम कह रहे हैं उसे दलदल में फेंक रहे हैं। आप दलदल में जा रहे हो, अर्थात आप पाप का कार्य कर रहे हो। तो पंख का मीनिंग पाप भी होता है। तो पंख का मतलब पाप होता है, पंख का मतलब दलदल भी होता है, पंख का मतलब कीचड़ भी होता है। अब क्या अर्थ नहीं होता? और वो अर्थ होता है पंचक। पंचक का मतलब जो 5 बार हो जाए। पंचक का मतलब 5 बार पंचक है। जो 5 बार होता हो पंचक है। सप्त में 7 जिसके रूप हो वो सप्तक कहलाता है। 10 जो होता है वो दशक कहलाता है। ठीक है ना? तो सप्तक इस तरीके से, क इसमें प्रत्यय, पंच इसमें 5 है। तो ये अर्थ हो गया इसका। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, ये आपको बताना है। चलिए थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। नीचे दिए गए कौन सा अनुपयुक्त है? देव, भाग्य, विधाता, आकाश, चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी, अर्थ, धन, कारण, मतलब, पार्वती, दुर्गा, शारदा। अनुपयुक्त कौन सा? आ गई बात चमचे में। अनिल जी वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। मेरी बात चमचे में आ गई, और क्या चाहिए आपको? चार। मैं आपको बता दूं, मैं अनेकार्थक शब्दों पर बहुत सारे प्रश्न लेकर के आया हूं और थ्योरिकल यानी सैद्धांतिक भाग भी लेकर के आया हूं, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, 4:40 तक अपनी क्लास चलेगी। इसके बाद 10 मिनट का विराम रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू वापस यही इसी जगह पर कोई भाग दूसरा या ऐसा नहीं होगा, यही पार्ट चलेगा अगला। और जहां प्रश्न खत्म हो रहे उसके बाद अगले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप कहीं पर भी नहीं जाएं, मेरी क्लास को कंटिन्यू करें। 10 मिनट का जो ब्रेक है वो आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी है। इस दरमियान थोड़ा मैं भी अपने आप को तैयार कर लूं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताएं फटाफट। बहुत से गलत जा रहे हैं, पर अनेका अनुपयुक्त। अनुपयुक्त सबसे पहले, अनुपयुक्त का मतलब क्या होता है? इसमें अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, और उपयुक्त मूल शब्द है। उपयुक्त मूल शब्द है, अन यानी नहीं। जो उपयुक्त नहीं है, जो ठीक नहीं है। तो बात करते हैं देव। देव का मतलब भाग्य होता है। बिल्कुल, ये वो देव नहीं है मित्रों, ये देव एक मात्रा वाला है। ठीक है, जिसे हम देवता कहते हैं, ये देवता होता है। और ये देव का मीनिंग भाग्य होता है। और आपको पता हो तो रामचरितमानस सुंदरकांड में देव देव आलसी पुकारा, और आलसी व्यक्ति भाग्य को पुकारते हैं। और जो कर्मशील होता है, उद्यमेनी सिद्ध्यंति कार्याणी न मनोरथे, सभी को पता आपको, है ना? तो देव यानी भाग्य होता है, देव यानी विधाता भी होता है, देव यानी आकाश भी होता है। तो बिल्कुल क्योंकि देवता इसमें विराजमान होते हैं इसलिए वो अक्षय है। चपला, चपला यानी जो चंचल होता है उसे कहते हैं, और बिजली को भी कहते हैं। और लक्ष्मी, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। पैसा आज है तो हमारे पास कल नहीं हो सकता। लक्ष्मी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, इसलिए लक्ष्मी को भी चपला कहा जाता है। ठीक है, अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब कारण, अर्थ का मतलब बस यही उत्तर सही है कि उमा, उमा का मतलब पार्वती होता है। ठीक है, दुर्गा और शारदा नहीं होता। शारदा तो चलिए दुर्गा को भी कह सकते हो क्योंकि पार्वती दुर्गा का रूप लेती है, लेकिन शारदा नहीं होता। शारदा तो सरस्वती को कहा जाता है। यस, तो सही उत्तर क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी सही है। तो एक बात हमें सीखने मिल रही है
कि अर्थ के कितने अर्थ हो सकते हैं। अर्थ का मतलब धन भी हो सकता है, अर्थ का मतलब कारण भी हो सकता है, अर्थ का मतलब ये मतलब है। और चपला यानी चंचल होता है, चपला यानी बिजली, चपला यानी लक्ष्मी, देव यानी भाग्य, देव यानी विधाता, देव यानी आकाश, ये सभी हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। दुर्गा भी होता है, बिल्कुल दुर्गा होता है, बिल्कुल दुर्गा उमा को कहते हो आप, बिल्कुल दुर्गा, क्योंकि पार्वती सर आपके जैसा टोपा मैंने भी पहना है, बहुत बढ़िया, पहनते रहिए। चलिए आप कुछ तथ्यात्मक बात कर लेते हैं, जो मैं हमेशा की तरह लेकर के आ रहा हूं। अब मैंने इस टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से समझने में नहीं आया सर जी, सर ये क्वेश्चन समझा में नहीं आया, थोड़ी देर बाद और समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज, शारदा शब्द में कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, देश के सभी भ्रष्टाचारियों को जमीन में गाड़ दे माँ, ठीक है ना। हम वो ऐसे नहीं है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ठीक है ना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सर ये टॉपिक बिल्कुल। चलिए, कर, कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब हाथी की सूंड, कर का मतलब किरण, कर का मतलब टैक्स, बिल्कुल। तो कर का मतलब क्या होगा? हाथ भी होता है, हाथी की सूंड भी होती है, किरण, टैक्स, छल, और कर का मतलब होता है करना, जिसको इंग्लिश में डू इसको कहते हो आप, ठीक है, ये भी होता है। हाँ, कर्ण, कर्ण किसे कहते हैं? कान, कर्ण, कान को क्या जाता है? कर्ण। कुंती का जो पुत्र था उसे कर्ण कहते हैं। समकोण, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और ये आधार है, और ये लंब है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, गणित के अंदर होती है, बिल्कुल। कर्ण अर्ध त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में जो सामने होता है उसको अपन कर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये कर्ण कहलाता है, ठीक है, ये कर्ण। इसके अलावा बात करें पतवार, ये जो नाव होती है, नाव को खेने के लिए जो चप्पू बनाया जाता है, जिससे नाव चलाई जाती है, उसे पतवार कहा जाता है, वही कर्ण कहलाता है, ठीक है। कल, कल का मतलब सुंदर, कल यानी सुंदर होता है, कल यानी बीता हुआ, यानी कि आने वाला दिन और बीता हुआ दिन, इंग्लिश में जिसे टुमारो कहते हैं। मैथ्स का मास्टर हूँ सर, मैथ का मास्टर हूँ सर, बिल्कुल। आप मैथ, अगर मैंने मैथ में कोई गलती की हो तो बता देना। जहां तक मुझे पता है मैंने भी बचपन में मैथ्स पढ़ी है, और 10th बोर्ड में मेरे डिस्टिंक्शन मार्क हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, थोड़ी बहुत गणित आती है, और मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, बिल्कुल। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, मैंने पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। हाँ, ये सब मैंने रूल पढ़े हुए हैं, मुझे सब पता है, सारे समबाहु, समद्विबाहु, इसके अलावा समकोण त्रिभुज, ये सारे प्रमेय वगैरह गणित का, यहाँ गणित की बात नहीं हो रही है बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? ये कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो टुमारो, ठीक है, बीता हुआ दिन और आने वाला दिन दोनों चैन, चैन की सांस सोने वाले हम। कल करना यानी क्या सर? आप मैथ भी आती है, आप तो सुपर टैलेंटेड हो। मैथ, मैं साइंस भी आती है मुझे, बिल्कुल, मुझे साइंस, मैथ, इसके अलावा सोशल स्टडीज मेरी आरएस में सब्जेक्ट रही हुई है, सोशल स्टडीज यानी भूगोल, ज्योग्राफी में पढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा संस्कृत तो मुझे आती है, संस्कृत में नेट क्लियर हूं मैं, संस्कृत में मैंने 90% मार्क्स से संस्कृत एमए किया हुआ है, तो सब्जेक्ट सब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरे इंग्लिश कमजोर है, ये कह सकता हूँ। इंग्लिश हाँ इतनी नहीं है, फिर भी ठीक है, पढ़ा लेते हैं, ऑलराउंडर कह दो तो। शांति, पूर्जा, मधुर ध्वनि, जैसे कल कल करता हुआ जल, बहता हुआ जल, हाँ, कल कल करता हुआ जल, जैसे अपन बात करते हैं, बिल्कुल खिलाड़ी है, मैं खिलाड़ी भी हूं। मैं आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल खेला हुआ हूं, और स्टेट वॉलीबॉल खेला हुआ हूं, नेशनल कमिश्नर अवार्ड प्राप्त किया हुआ, राष्ट्रपति अवार्ड किया हुआ मैंने, और स्काउटिंग में मैंने राज्यपाल पुरस्कार भी किया हुआ है, और नेशनल कमिश्नर अवार्ड, और जम्बूरी जो अभी हाल फिलहाल हमारे पाली जिले में हुई थी, वैसी जो जम्बूरी होती है मैंने उड़ीसा में अटेंड की हुई है, ठीक है। 3rd सार्क एंड 13 नेशनल जम्बूरी। तो हर क्षेत्र में अव्वल है, चाहे खेल हो, चाहे क्या कहते हैं, पढ़ाना हो, चाहे पढ़ना हो, सब में रुचि रखते हैं अपन, यानी कि कह सकते हो कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, ठीक है। अगला देखिए कर्म, कर्म का मतलब भाग्य, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करिए। सर आप हिंदी भी सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। काम, काम करना, कर्म का कारक का एक प्रकार, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तो कारक का एक प्रकार हो गया हमारा कर्म, और एक प्रकार हो गया
कुंभ, कुंभ यानी घड़ा होता है। कुंभ यानी क्या होता है? घड़ा, हाथी का मस्तक, बिल्कुल हाथी का जो मस्तक होता है उसे हम कुंभ कहते हैं। और राशि, बिल्कुल हमारी जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां, मैं पुनः 12 राशियों को बता रहा हूं एक बार। उसके अंदर एक राशि आती है कुंभ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, तो और मीन। तो कुंभ एक राशि होती है, और कुंभ राशि जिसके होती है उसका नाम स, सा, से, सी, इससे शुरू होता है। सविता, सुरेखा, सुलोचना, संजय, इस तरीके के नाम जिसमें होते हैं उसमें कुंभ राशि होती है। ठीक है, वो कुंभ राशि है। चलिए, तो ये बात हो गई। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, आप जैसे शिक्षक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बहुत बढ़िया जी। अर्जुन जी, आप अच्छा लिख रहे हैं। सर, मेरी राशि क्या है? अब राशि सबकी बढ़िया है। व्हाट इज माई राशि? बिल्कुल सर, मेरी राशि है सहदेव, यश कुंभ राशि है। राकेश वालों के तुला राशि होती है, मैं तुला राशि वाला हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सभी की राशियां, उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा बेटा। बिल्कुल, पंडित जी को दक्षिणा दो पहले, फिर राशियां बताएंगे। हाँ, यस सब, अरे बहुत सारी नौकरियां कर चुके हैं हम तो। ठीक है, बस शिक्षक बनना था, शिक्षक बन गए, इसलिए यही काम अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, बाकी और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। कम कर, हाथ, हाथी, हाथी की सुनकर, ये हो गया कर्ण, हो गया, ये पढ़ा लिया। इसमें भी आपको इसको और इसको याद कर लेना, बाकी सब ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या है। और उससे पहले थोड़ा और है, कंटेंट पढ़ लेते हैं। ये है केतु। केतु का मतलब ध्वजा, ये ध्यान रखना। जैसे मीन केतु, ग्रह विशेष, ग्रह विशेष है, राहु केतु, ऐसे हम बात करते हैं तो केतु एक ग्रह है। केतु का मतलब ज्ञान, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लेना मित्रों। केतु का मतलब ज्ञान होता है इसका, और चमक भी होता। क्षमा, पृथ्वी हमें क्षमा देती है। हम कितने यहाँ पर पृथ्वी पर उल्टे सीधे कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी है जो सहनशील है। तो गुरुजी, आप हरमन बोला हो, हरफन मोला, हरफन मोला, बिल्कुल। रात्रि को भी कहते हैं क्षमा, दुर्गा, सहिष्णुता और दया, सभी को कहेंगे। खग, ख यानी आकाश, ग यानी गमन करना, आकाश में जो गमन करता है उसे कहते हैं पक्षी, वायु, सूर्य देवता, बाण, ग्रह या चंद्रमा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। और ये याद रख लेना, गण, शिव के अनुचर, जो भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, शिव को जो पूजा अर्चना करते हैं वो अनु पीछे पीछे चलने वाले सेना। छंद शास्त्र के गण कहलाते हैं। छंद शास्त्र में 8 प्रकार के गण बताए जाते हैं, उसका एक सूत्र होता है, य माता राज बांसलगा, यगण, मगण, रगण, तगण, जगण, इस तरीके के 8 गण होते हैं। जो हिंदी साहित्य पढ़ता है, हिंदी लिटरेचर पढ़ता है, जिसके छंद शास्त्र का ज्ञान होता है, उनको ये मेरी बात अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। गण उसे कहते हैं, और समूह भी कहते हैं, समूह होता है उसे कहते हैं। अब ये गुण, गुण का मतलब रस्सी, ये आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है मित्रों। आरपीएससी में गुण को पूछा हुआ है, याद कर लेना। गुण यानी तो रस्सी होता है, प्रकृति भी होता है, स्वभाव भी होता है। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी को खींचते हैं। सुमन पंड्या जी क्या कह रहे हो? सर, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, ये गुण आ गया। नहीं नहीं, सर्वगुण संपन्न नहीं है हम, कुछ भी नहीं है। बस जितना हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है, टैलेंट है, उस तक उसके अकॉर्डिंग काम करने का कार्य किया है। ठीक है, प्रत्यंचा, विशेषता, कौशल, काव्य और गुण, इन काव्य को सबको हम क्या नाम देते हैं? गुण का नाम देते हैं। चलिए, अगला, इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर अपन इस पर बात कर लेते हैं। पढ़ लीजिए। इला शब्द के अनेकार्थक, 3:40 तक अपनी क्लास चलेगी। अंतिम 8 मिनट और हैं, फिर उसके बाद 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करने से पहले, इला शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं, इसके बारे में आपको बताए। तो इला न देनी आपनी, आपको पता हो, इला न देनी सूर्यमल मिश्रण ने, बहुत अच्छी बात है। धरती दोरारी, आपको पता होगा, है ना। आतो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इंद्रो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। तो हमारी इला जो है, इसको भी
इला यानी पृथ्वी होता है, इला गाय को भी कहते हैं, इला सरस्वती को भी कहा जाता है, यही राइट होगा। जिसने भी ये उत्तर बताया है उन सब का उत्तर सही है, बाकी का उत्तर गलत है। इला यानी पृथ्वी, इला यानी गाय, इला यानी सरस्वती, बिल्कुल याद रख लेना, इला सरस्वती को भी कहा जाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गण का अनेकार्थक शब्द समूह होगा, जल्दी से, बहुत सारे प्रश्न कंटेंट है हमारे सामने, प्रश्न भी है और कंटेंट भी है थोड़ा। बिल्कुल, घन का मतलब क्या होता है? हथौड़ा होता है, बादल होता है, घटा या भारी, हथौड़ा, क्या क्या अर्थ होते हैं ये आपको बताना है। गुरुजी मैंने जॉबनेर, कौन है ये? अनिल डी जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी मैंने जॉबनेर का एग्जाम दिया था, मेरे हिंदी के सभी प्रश्न सही हुए आपकी कृपा से। ओके, धन्यवाद शुभाशीष बेटा, खुश रहो। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहुत बढ़िया। चलिए प्रार्थना भी कर रहे हैं अंकित जी, लेकिन अभी ये बताना है गण का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होगा। तो गण यानी होता है हथौड़ा, गण, गण गण आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, वैसे गण हथौड़े को कहते हैं। ठीक है, अधिक बड़ा, अधिक जो बड़ा होता है उसे भी गण कहते हैं। और गण यानी बादल होते हैं, गणन गणन गण गौर घटा, तो गण यानी बादल, और घटा, गण यानी घटा भी कहते हैं, काली घटाएं होती है उसको भी कहा जाता है। तो ये उत्तर आपका सही होगा, जिसने भी ये उत्तर दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। कनक शब्द का शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? बिल्कुल, और यहाँ तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एक बिहारी जी का दुआ है बहुत मस्त वाला, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आगे भी मैं लेकर के आऊंगा, पढ़ाऊंगा आप सभी को, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़े मित्रों। कनक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो मैं कह रहा हूँ वो छपने वाला है प्रश्न परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखें। या मेरा आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पढ़ लीजिए आप इसका, एक बार इसको कंटेंट को पढ़ लीजिए, उत्तर बताएं। कनक शब्द का अर्थ का वाचक नहीं है, कनक का मतलब क्या नहीं होता है ये आपको बताना, फटाफट बताएं। बहुत से सही उत्तर बता रहे हैं लेकिन कुछ गलत जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो वो गलत उत्तर बता रहे हैं। तो कनक का मतलब होता है सोना, बिल्कुल, गोल्ड ये भी होता है, याद रखना। ये जो कनक है, इस कनक का मीनिंग क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। तो कनक यानी होता है सोना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, उसे क्या कहते हैं? गोल्ड। ठीक है, कनक यानी सोना। कनक का मतलब होता है धतूरा, कनक यानी क्या होता है? धतूरे को भी हम कनक कहते हैं, और कनक कहते हैं गेहूं को। कनक किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं, लेकिन सोम को नहीं कहेंगे। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, सोम किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। इसलिए कनक का अर्थ नहीं पूछा है, तो ये गण और गना अलग, बिल्कुल गण और गना अलग शब्द शब्द है क्या? बिल्कुल, गना, गना का मतलब तो गण बहुत फैला हुआ, घना जंगल था, बहुत घनघोर होता है उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इतना शानदार प्रश्न है, देखिए। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही अपने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। ठीक है, जैसे ही उसने दरवाजा, देखो, एक यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने, ये उसने लिखना है, दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ कर उड़ गई। चिड़िया पर फड़फड़ाकर, पर फड़ा, पर फड़ फड़ा, यहाँ फड़ा आ जाएगा, उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर जो आया हुआ है उसका सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर कहाँ आया है? एक। पर कहाँ आया? दो। पर कहाँ आया? तीन। यहाँ पर 3 बार आया है और तीनों बार सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आरपीएससी के एग्जाम में भी
पूछा हुआ इस टाइप का प्रश्न, बिल्कुल। और ये जिसने भी दिया, देखिए, यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठ कर आया, ये रहा ऊपर, पर किले का दरवाजा बंद था, किंतु परंतु लेकिन में आता है, ठीक है। जैसे ही उसने रखा, चिड़िया पर फड़ाकर उड़ गई, पर यानी पंख को लेकर के, तो ये उत्तर सही होगा। जिसने भी ये उत्तर दिया है, सही प्रश्न का उत्तर दिया है चौथे का, ऊपर, किंतु और पंख, बिल्कुल, यस। अगला, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, जल्दी से बताएं, अक्ष शब्द का सही अर्थ नहीं है। ये आज हमारा अंतिम प्रश्न है, फिर 10 मिनट का आपका विराम है, उसके बाद तुरंत क्लास होगी 16 प्रश्न के साथ। ये हमारा अंतिम है, अंतिम प्रश्न में आपको बता दूं, ठीक है, जल्दी से जुड़ जाओ। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, इसके बाद 10 मिनट का विराम लिया जाएगा और फिर आपको पुनः प्रश्न संख्या 16 से हम पढ़ाना आरंभ कर देंगे, ठीक है। आपका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्ष का मतलब क्या नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, धुरी, पहिया, पासा, चावल। तो अक्ष का मीनिंग क्या, अर्थ नहीं होगा, तो अक्ष का क्या अर्थ होता है, तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा लिया था, अक्ष, ठीक है। और इसका अक्ष का मतलब होता है धुरी। हमारी पृथ्वी इतने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अक्ष किसे कहते हैं, पहिया जो होता है उसे अक्ष कहा जाता है, पहिया होता है उसे भी अक्ष कहा जाता है। और इस तरीके का जो पासा होता है, आप सभी जानते हो, वो यूं खेलने के काम आता है। जो शकुनी खेलता था, पासा फेंकता था, तो अक्ष का मीनिंग क्या होता है, पासल। लेकिन चावल नहीं होता, चावल को अक्षत कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। तो ये उत्तर सही होगा, चावल को क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। चलो मित्रों,